हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक था मारवाड़ का इतिहास। पिछली क्लास में हमने मालदेव देख लिया था। आज पढ़ेंगे मालदेव से आगे रावचंद्र सेन। मालदेव से आगे रावचंद्र सेन। प्रारंभ करते हैं क्लास रावचंद्र सेन से। ये रावचंद्र सेन वो ही राजा रावचंद्र सेन है जो महाराणा प्रताप के राज तिलक में जाता है और महाराणा प्रताप को अकबर के बारे में बता के आता है। पढ़ते हैं रावचंद्र सेन का शासनकाल। देखते हैं 1562 से 1581 तक इसका शासनकाल मिलता है। 1562 से 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल मिलता है हमें। इन्होंने 1581 तक राज किया था। इसके बाद में आगे राजा पढ़ेंगे वो अलग राजा। पिछली क्लास में हमने मालदेव पढ़ा। मैंने आपको मालदेव की दो उपाधि नहीं बताई थी, वो इसी क्लास में देख लेते हैं। मालदेव उपाधि, मालदेव की उपाधि। हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह व हशमत वाला राजा। कौन सा राजा? हशमत वाला राजा। ये दो उपाधि है मालदेव। मालदेव अपने अंतिम समय में वैसे तो राजा बनना चाहिए। मालदेव का सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जो था राम, जिसे उमादे गोद ले लेती, रूठी रानी उमादे गोद ले लेती है, लेकिन मालदेव ने उसे राजा नहीं बनाया। उसके बाद में मालदेव का सेकंड दूसरा पुत्र था उदय सिंह। मालदेव ने उसे भी राजा नहीं बनाया। मालदेव ने राजा बना दिया चंद्रसेन को। चंद्रसेन मालदेव की पत्नी झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र है। लूणकरण भाटी की पुत्री है। कहानी बताई थी मैंने आप। उदय सिंह को नहीं बनाता, राम को नहीं बनाता, लेकिन बनाता किसको है? चंद्रसेन को। इन दो को नहीं बना के चंद्रसेन को राजा बना देता है। तो अब चंद्रसेन पढ़ते हैं। चंद्रसेन पढ़ेंगे तो इन दो भाइयों के बीच और इन जो राव चंद्रसेन है इनके बीच में बननी संभव नहीं है। जो रिश्ता पहले था वो अब रिश्ता नहीं रहेगा। राम को तो मालदेव ने निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था अपने दरबार से। तब उमादे इस राम को अपने साथ ले जाती है, गोद ले लेती। अब पढ़ते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। बड़ा राजा है। बड़ा राजा है तो आपको पता है माता पिता जन्म सब पढ़ते हैं। तो राव चंद्रसेन का जो जन्म होता है 16 जुलाई 1541 को जन्म होता है। पिता मालदेव ही है, माता स्वरूप दे है झाली रानी। राज तिलक राज्यरोहण जब मालदेव मरता है उसी समय राज तिलक होगा। मैंने आपको बताया था एक तरफ जो राजा मरता है उसके अंतिम दाह संस्कार होता है और दूसरी तरफ राज तिलक की तैयारी होती है। एक तरफ तो शोक होता है और दूसरी तरफ जो क्या है, खुशी का माहौल होता है। जन्म कब हुआ जी? 16 जुलाई 1541 को जन्म होता है। पिता की बात करी वो ही मालदेव। माता स्वरूप दे झाली रानी। राज्यारोहण राज तिलक
राजा बनता है 1562 में। 1562 में ही राज तिलक होगा। अब जैसे ही राव चंद्रसेन राजा बना है, इसने राजा बनते ही अपने भाइयों की तरफ ध्यान दिया, उन्हें मनाने की कोशिश की कि पिताजी ने तो गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं मेरे भाइयों के साथ रहना चाहता हूं। राव चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई राम सिंह को गुंदोज की जागीर दे दी थी, उदय सिंह को फलोदी की जागीर दे दी थी, एक भाई और था रायमल, जिसे सिवाना की जागीर दे दी थी। देखते हैं, राम को गुंदोज दे दिया था, उदय सिंह को फलोदी दे दिया था, एक भाई और है रायमल, इसको सिवाना दे दिया था। ये इनको जागीर दे दी इनको मनाने के लिए कि मेरे भाई मेरे साथ रहे, लेकिन ये तीनों अभी भी खुश नहीं है। ये कहती हैं कि राव चंद्रसेन को राजा बना कैसे दिया, लेकिन अच्छी व्यवस्था की। राव चंद्रसेन ने अपने भाइयों के साथ मिलजुल के रहना चाहा, लेकिन संभव नहीं हो पाया। राव चंद्रसेन व उदय सिंह के बीच में तो उत्तराधिकारी विवाद भी हो जाता है, युद्ध होता है, लोहावट का युद्ध होता है इनके बीच। लोहावट का युद्ध होता है। अब देखा, युद्ध हो गया, उदय सिंह ने युद्ध किया राव चंद्रसेन के साथ, सफल नहीं हो पाया। राम भी गुंदोज से संतुष्ट नहीं है। राम ने सोचा क्यों न अकबर के पास जाए और अकबर से सहायता मांगी, क्योंकि युद्ध में उदय सिंह हार गया है, राव चंद्रसेन जो है ये थोड़ा शक्तिशाली हो रहा। राम इस घटना के बाद भी अकबर के पास चला जाता है, दिल्ली के अंदर अकबर के पास चला जाता है। सहायता के लिए अकबर ने राम की सहायता की, अपना एक सेनापति भेजा हुसैन कुली खां नाम का। हुसैन कुली खां आता है, राव चंद्रसेन पे आक्रमण करता है। राव चंद्रसेन जोधपुर में है, जोधपुर से भाग जाता है। हुसैन कुली खां जोधपुर पे कब्जा कर लेता है। 1564 की घटना है। अकबर ने सहायता की, राम की, अपना सेनापति भेजा। कौन सा सेनापति साथियों? हुसैन कुली खां नाम का सेनापति आता है, जिसने राव चंद्रसेन को हराया और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। 1564 की बात है। अब जोधपुर पर कब्जा कर लिया तो राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़ के तो जाएगा, भाग गया पहले, तभी तो जोधपुर पे कब्जा हुआ है हुसैन कुली खां। चंद्रसेन जोधपुर से भाग के भादरा जून चला जाता है। चंद्रसेन जो है जोधपुर से भादरा जून चला जाता है, कुछ समय भादरा जून रहता है। यह भादरा जून वो ही है जहां पे सुभद्रा व अर्जुन आके रहते हैं। इसी सुभद्रा के नाम पे धीरे धीरे सुभद्रा से भादरा जून होने लग गया। अब जो नाम लेती है भादरा जून है, अपभ्रंश होता गया और भादरा जून बना दिया।
राम अकबर के पास गया था सहायता के लिए, इसीलिए हुसैन कुली खान ने जोधपुर पे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया 1564 को। लेकिन फिर एक घटना और मिलती कि अकबर की सेना फिर दोबारा आक्रमण करती है इधर भादरा जोड़ पे। चंद्रसेन जो है भादरा जोन के अंदर है, यहाँ पे आक्रमण किया तो चंद्रसेन यहाँ से भी भाग गया। यहाँ से भाग के चंद्रसेन जो है सिवाना चला जाता है। सिवाना चला जाता है शरण स्थली। सिवाना पे आक्रमण किया, यहाँ से भी भाग गया, यहाँ से भाग के पिंपलून चला जाता है। आक्रमण पे आक्रमण हो रहे हैं लेकिन चंद्रसेन को नहीं पकड़ पा रही, सफलता हासिल नहीं हो रही है अकबर की सेना। ऐसे ही हमने जब मेवाड़ पढ़ा था तो महाराणा प्रताप पढ़ा था, जिसमें सेम कहानी है। अकबर की सेना आक्रमण करती है लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाती। सेम हो रहा है। जोधपुर पे किया, भादराजुड़ चला गया, भादराजुड़ पे किया, सिवाना चला गया, सिवाना पे किया, पिंपलुन चला गया, पिंपलुन पे आक्रमण होता है, फिर कुंजा चला जाता है या कानुजा चला जाता है। पिंपलुन से भाग गया बंदा, कानुजा चला गया, पहाड़ियां पहाड़ियां घूम रहा है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चला जाता है, क्या यहाँ आ जाओ यहाँ पे देख लो, वहां पे सेना जाती है, आगे चला जाता है, क्या यहाँ आ जाओ यहाँ पे देखें। अब इस कानूजा पे आक्रमण होता है, राव चंद्रसेन कानूजा है, अकबर की सेना जाती है। अब बंदे ने भी कानूजा से चपले हाथ में ले, यहाँ से ही भाग गया। अब भाग के जाता है सारण की पहाड़ियां, गांव है सिंचियाई, वहां पे चला जाता है। कानूजा से सारण की पहाड़ी गांव सिंचियाई, यहाँ पे भाग जाता है और यहाँ पे रहता है। चंद्रसेन ने भी इतना जो रास्ता तय किया है, इसमें अकबर की सेना पे युद्ध आक्रमण किया था, और आक्रमण करने की पद्धति जो महाराणा प्रताप की पद्धति थी वो सेम पद्धति है, छापामार पद्धति युद्ध करता है, गुरीला पद्धति है ना, छापामार गुरीला पद्धति, दोनों के दोनों सेम पद्धति अपनाती है। महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन गुरीला छापामार पद्धति। लेकिन ये जो पद्धति है ये राव चंद्रसेन के लिए थोड़ा कठिन है अपनाने के लिए। छापामार पद्धति होती है जो लुक के छापा मारा जाता है, दिखाई न दे, बंदा अचानक आए आक्रमण हो जाए। राव चंद्रसेन के लिए थोड़ा गड़बड़ था, मैदानी भागों में डेरे डाले होते थे, राव चंद्रसेन आए तो मैदानी भाग में स्पष्ट दिखाई दे जाए, बंदा कोई ना कोई तो देख ले कि बंदा आ रहा है, थोड़ा कठिन था राव चंद्रसेन। लेकिन ये जो कहानी है ये सारी की सारी महाराणा प्रताप के साथ मेल खाती। अब दोबारा देखते हैं, एक कहानी और मिलती है अकबर की। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो वहां पे हजरत के लिए आता है, हज के लिए आता है। अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती में वो घूम फिर लेता है, यात्रा कर लेता है, बाद में उसे बताया जाता है कि पास में ही नागौर है और नागौर में अकाल पड़ा हुआ है। अकबर ने कहा चलो अब नागौर चलते हैं, अकाल है, कुछ अकाल में सहायता कराएंगे, है ना, घोषणा कराएंगे उस क्षेत्र के लिए।
लेकिन अकबर का वास्तविक उद्देश्य था उस क्षेत्र के अंदर क्या था कि अभी अकाल पड़ा है, अकाल में जाएंगे, अकाल के बहाने से हम हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है उसमें सफल हो जाएंगे। अब वो देखती हैं, ये देख लेना सारी की सारी घटना, दोबारा दोहरा देता हूँ। राव चंद्रसेन 1562 से 1581, जन्म मिलता है 16 जुलाई 1541 के अंदर। पिता का नाम मिलता है मालदेव, माता का नाम मिलता है स्वरूपदेव। राज्यारोहण राज तिलक होता है 1562 में। अपने बड़े भाई राम सिंह को गुंदोज देता है, लेकिन वो इससे खुश नहीं है। उदय सिंह को फलोदी देता है, रायमल को सिवाना देता है। उदय सिंह व राव चंद्रसेन के मध्य लोहावट का युद्ध होता है। राम अकबर के पास चला जाता है सहायता के लिए। अकबर अपना एक सेनापति भेजता है, राम के साथ हुसैन कुली खां नाम का सेनापति आता है, जोधपुर पे आक्रमण करता है। राव चंद्रसेन जोधपुर से भाग जाता है, जोधपुर पे कब्जा हो जाता है हुसैन कुली खां का 1564 के अंदर। राव चंद्रसेन जोधपुर से भाग के भादराजून चला जाता है, भादराजून पे आक्रमण होता है। सिवाना चला जाता है, सिवाना पे आक्रमण होता है। पीपलुद चला जाता है, पीपलुद पे आक्रमण होता है। कानूजा चला जाता है, कानूजा पे आक्रमण होता है। सारण की पहाड़ियां सिंचियाई गांव चला जाता है। अभी आगे बढ़े, ये घटना इधर ही रखती है एक बार। अभी थोड़ी जीवित समय की राव चंद्रसेन की घटना है वो पढ़ती हैं, बाद में इन्हीं सारण की पहाड़ियां सिंचियाई गांव में मैं आपके सामने अभी राव चंद्रसेन को मारूंगा। देखते रहना कैसे मारती है किसी को, है ना। घटना पे घटना घट रही है हमारे राजस्थान भारत के अंदर। कायर लोग हैं, जल्लाद टाइप के लोग रहते हैं, तो अभी इसको मारेंगे। आप भी देखते रहना मैं राव चंद्रसेन को कैसे मारता हूँ। ऋषि टेक्निक से हमें ये जो कायर जालाद है इन्हें मारना है ना, ताकि जालाद कायरों का खात्मा हो जाए और आगे आने वाले समय में हमारी माँ बहन बहन बेटी की जो इज्जत है उस पे कोई हाथ न डाले। ये सारी घटना देख ली, अभी आगे चलती। अब की वर्तमान समय की एक घटना और है, कल ही मैंने न्यूज में पढ़ा था, सच बेधड़क। पिछले कुछ समय से दो घटना हो गई है, दोनों की दोनों रेप केस की घटना है। और कल का मामला है, कल शाम को मैंने न्यूज देखा, राइस नगर का मामला है, जिसके अंदर एक महिला के साथ फिर दोबारा वो ही घटना होती है। और सरकार जो है अभी तक ध्यान नहीं दे रही, आराम से प्रशासन सो रहा है। प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि ऐसी घटना हो रही है, प्रशासन जानकारी मिलने के बाद भी 2-3 घंटे लेट पहुंचता है। 1570 की घटना है, नागौर दरबार। कौन लगाता है? अकबर लगाता है नागौर के अंदर। अब इस घटना को पढ़ती, 1570 की घटना है, नागौर दरबार। अकबर नागौर में आके दरबार लगाता है, क्योंकि इस समय नागौर के अंदर क्या था? अकाल था। और अकबर दरबार लगाता है इसी अकाल राहत कार्य के लिए। अकबर के उद्देश्य है, एक तो जो वास्तविक उद्देश्य है वो, और एक जो दिखावा है वो। दिखावा तो क्या है? इस अकाल राहत के अंदर घोषणा, और वास्तविक उद्देश्य है अधीनता स्वीकार करवाना। अकबर नागौर दरबार लगाता है, राजस्थान के नागौर के आसपास के जितने राजा है सबको बुलाता है। राव चंद्रसेन पढ़ रहे हैं, जिसमें राव चंद्रसेन के 3 भाई देखे, राम सिंह, उदय सिंह, रायमल। ये तीनों भाई भी इसी दरबार में आते हैं।
और राव चंद्रसेन भी आता है। राव चंद्रसेन के मन में भी हुआ हम भी चलते हैं, अकबर से दो बात करके आएंगे। अधीनता स्वीकार कराने का वास्तविक उद्देश्य है अकबर का। सारे राजा आए महापड़ाव में इकट्ठे होते हैं। अकबर ने कहा अकाल राहत के कार्य की तो बात बाद में करती हैं, पहले तो आप में से ये बताओ मेरे साथ संधि कौन करना चाहता है, मेरे साथ संधि कौन करना चाहता है। अब भाई राव चंद्रसेन के जो भाई थे उन्होंने हाथ उठाया, हम आपके साथ संधि करने के लिए तैयार हैं। बीकानेर का राजा था कल्याणमल, जैसलमेर का राजा था हर्राज, ये भी वहां पे आए हुए होते हैं। इन्होंने भी अपना हाथ उठाया, हम आपसे संधि करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। राव चंद्रसेन ने देखा कि अब उदय सिंह ने भाई राम ने हाथ उठा ही लिया है तो अपनी तो पारवी से ही नहीं पड़ने वाली, तो चलते हैं यहां से। राव चंद्रसेन ने अकबर से बिना बात किए उस दरबार से चला गया। चला जाता है तो अकबर को बुरा लगता है कि अक्सर बंदा तो इस दरबार के अंदर आया था लेकिन मेरे से बिना बात किए चल गया, इतनी ज्यादा उसकी हिम्मत होगी। ये तो था वास्तविक उद्देश्य जो अधीनता स्वीकार करने के लिए था, जिसमें अधीनता स्वीकार होती है। उदय सिंह अधीनता स्वीकार करता है, बीकानेर का कल्याणमल अधीनता स्वीकार करता है, जैसलमेर का हर्राज अधीनता स्वीकार करता है, जयपुर का मान सिंह अधीनता स्वीकार करता है। ये सारे के सारे राजा अब अकबर के झंडे के नीचे आ गए हैं। तो यहाँ से दो पक्ष बन जाती हैं, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। अब यहाँ से दो पक्ष बन गए हैं, आधे राजस्थान के राजा जो मुगल अकबर की सहायता के लिए तैयार है और आधे जो विरोध कर रहे हैं। विरोधी की बात करें तो महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों विरोधी हैं। अधीनता वास्तविक उद्देश्य तो इसका सफल हो गया। फिर इसने कहा अकाल राहत में जो कार्य करने आए हैं, घोषणा करने आए हैं, तो कुछ अकाल राहत के लिए करते हैं। नागौर में अकबर ने शुकर तालाब का निर्माण करवाया। शुकर तालाब का निर्माण करवाया। अब जी आपसे कोई पूछे 1570 का जो नागौर दरबार है, इसके अंदर वास्तविक उद्देश्य अधीनता स्वीकार कराने का है, जिसके अंदर अधीनता स्वीकार किसने की बताया मैंने, वो ही बताओगे आप अधीनता स्वीकार कराने। और जो उद्देश्य है दिखावे का, जो उद्देश्य है अकाल राहत कार्य के अंदर आया था कि चलो नागौर में अकाल पड़ा है, कुछ कार्य करके आते हैं, जनता के लिए अच्छा हो। उसके अंदर घोषणा की थी शुकर तालाब का निर्माण करवाए और निर्माण करवाया नागौर में। तो ये ही बात है। वर्तमान में हम भी देखते हैं किसी फंक्शन प्रोग्राम के अंदर, धार्मिक स्थल के अंदर हम हमारे बड़े नेता विधायक एमएलए को बुलाते हैं, वो आते हैं हमारे बुलाने पे, क्योंकि उन्हें पता है हमें आगे भी चुनाव लड़ने। चले तो आते हैं लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ अलग होता है। वो अपना वास्तविक उद्देश्य की ही बात करते हैं। कार्यक्रम किसी का हो, बात कुछ और ही करेंगे और जाते जाते उस कार्यक्रम की बात करेंगे, जी मैं इस कार्यक्रम में इतने रुपए देने की घोषणा करता हूँ। और वो रुपए जो है, जो घोषणा होती है, वो काफी सालों तक नहीं पहुंच पाते। आज मान लो कोई मंत्री आता है, 5 लाख रुपए की घोषणा कर गया, वो घोषणा ही करके गया है, दे के नहीं गया अभी तक। घोषणा की घोषणा मैं कर देता हूँ कि मैं आने वाले समय में सभी स्टूडेंटों के लिए 10 लाख रुपए दूंगा। जो आर्थिक स्थिति के अंदर कमजोर है, मैं उनको 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। घोषणा ही तो की है, दिए थोड़ी है, ऐसे घोषणा होती है।
देने गिनाने हाथ के अंदर देने कठिन काम है। घोषणा उतनी करे जितना का आपका मन मानता है। मन देने के लिए तैयार है, मेरा मन 10 रुपए देने के लिए तैयार है, तो आप 10 रुपए की घोषणा करें जी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, मैंने 1 कप चाय पी है, उस चाय के पैसे मैं आपको देके जाऊंगा, ये घोषणा करता हूँ, बस बात खत्म। लारा लप्पा देने की जरूरत नहीं होती। अकबर ने कोई लारा लप्पा नहीं दिया, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, क्योंकि अकाल राहत कार्य का बहाना लेके आता है लेकिन अधीनता स्वीकार कराता है। उदाहरण जो दिया है मैंने, वो आपको समझाने के लिए है, वैसे मेरा किसी से कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। उदाहरण देके बात की है, जो वर्तमान समय में घटना घटती है वो ही बात की है, जिससे हमें समझ आई। और आपको ये जो घटना है, अकबर ने जो 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया है, ये घटना आपको इस उदाहरण से समझ आ गई। आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर। अकबर के दरबार से राव चंद्रसेन उठ के चला जाता है बिना अकबर के बात की। अकबर को गुस्सा आया, तब अकबर ने राम की सहायता की थी, वो हुसैन कुली का बंदा भेजा था। बाद में आक्रमण पे आक्रमण कराता रहता है अकबर, लेकिन किसी आक्रमण के अंदर सफल नहीं हो पाया, न तो राव चंद्रसेन को मार पाया, न पकड़ पाया और न ही अधीनता स्वीकार करा पाया। लेकिन अंतिम समय में जब राव चंद्रसेन सारण के पहाड़िया सिंचियाई गांव में होता है, तो इसके जो सैनिक व सेनापति है वो राव चंद्रसेन से थोड़ा तंग होने लगे थे, है ना। इन्होंने अपना जो है पक्ष थोड़ा अलग किया, विपक्षी हुए। राव चंद्रसेन ने सिंचियाई के अंदर निर्णय लिया कि अब हमें कुछ करना होगा या यहाँ से भी आगे चलना होगा, क्योंकि अब अकबर की सेना यहाँ पे भी तो आक्रमण करेगी। लेकिन राव चंद्रसेन का एक सेनापति था बेरीसाल, बेरीसाल नाम का सेनापति था। बेरीसाल नाम का सेना, इसने क्या किया, राव चंद्रसेन को खाने के अंदर जहर दे दिया था। और राव चंद्रसेन खाना खाते हैं, खाना खाने के कुछ समय बाद राव चंद्रसेन जो है अपनी सारण के पहाड़िया सिंचियाई गांव से एयर टिकट ले लेते हैं और फ्लाइट उड़ान भर जाती है। क्या किया, बेरीसाल ने जहर दे दिया, किसको, राव चंद्रसेन को। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सेना को थोड़ा ज्यादा ही तंग कर लिया था। युद्ध तो करना ही होता है सेना को, लेकिन बार बार स्थान बदलना, रातें जो है बिना सोए हुए निकालनी, ध्यान रखना कहाँ से कब क्या हो जाए। अरे इस बेरीसाल ने अंतिम समय में काम ही कर दिया कि कोई ध्यान नहीं रखना, तू तेरा हम हमारी, क्या किया, जहर दे दिया बेरीसाल ने। कब दिया? 11 जनवरी 1581 को। ग्यारह जनवरी 1581 को जहर दे दिया और राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती। अब राव चंद्रसेन भाई खत्म हो गया। अब राव चंद्रसेन की एक दो बातें हैं वो पढ़ते हैं, इसके बाद में इस बंदे का हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, आगे पढ़ेंगे, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। जब बंदे का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं, है ना। तो हमें भी राव चंद्रसेन का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन आगे के जो राजा है वो पढ़ने पड़ेगा, तो वो पढ़े। मैंने आपको बताया था वर्तमान समय में कायर जालाद फैल रहे हैं, उन्हीं के साथ ऐसा ही करना है। अगर आपको लगे कुछ समय तक बंदे को देखना है, नया बंदा आपके साथ अटैच होता है, तो उसकी जानकारी बटोरनी है, बंदा है कैसा, है ना, डिटेल निकालनी है। फिर उसके साथ हम जब समय बिताते हैं तो उस समय के अंदर नोटिस करना है ये हमारे बॉडी पार्ट के किस हिस्से को देख रहा है,
क्या इसका देखना नजरिया जो हमारे बॉडी के प्रति सही है या गलत है? अगर हमें लगे गलत गलत है तो वो कुछ समय हमारे साथ रहेगा, बाद में वो बातें जो है वैसी ही करेगा, उसके इशारे जो है वैसे ही आएंगे। वो टच करेगा तो वो सही दृश्य से हमें टच नहीं करेगा, वो अपने उद्देश्य से टच करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसे कॉफी पे बुलाना है या घर पे खाने पे बुलाना है और खाने के अंदर काम कर देना है। कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, आपके साथ रिपोर्ट डाल देनी है। बस बंदे ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरी इज्जत पे हाथ डाला, हाथापाई हुई, बंदा खत्म। बस कुछ नहीं होने वाला है। ये ही रणनीति अपनानी है, तभी वर्तमान समय में हमारी माताएं बहनें जो है वो सुरक्षित रह पाएंगी। अन्यथा हम दिन बे दिन देखते हैं घटना पे घटना हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा और हम नहीं बोले तो आने वाले समय में क्या हमारी माताओं बहनों बहन बेटी पे कोई आंच नहीं आएगी? कितने दिन हम उनको घर के अंदर बंद करके रख सकती है? नहीं रख सकती। हमें घर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, घर के अंदर हमें हमारा समाधान नहीं होता। तो कारण जो है वो ये है कि हमें करना क्या है, हमें हमारी सुरक्षा कैसे करनी है। नए बंदे के साथ अटैच होते हो, नोटिस करो बंदा है कैसा, नजरिया कैसा है, बात करने का लहजा कैसा है। अगर लहजा अच्छा नहीं है तो अनुमान लगा लेना ये जल्लाद है, कायर है। मनुष्य जीवन के अंदर है तो सही, लेकिन मनुष्य के कुछ गुण नहीं है इसके अंदर, लखन बेलखन है, डोल नहीं है मनुष्य वाला। तो बस कर दो काम, पिला दो चाय कॉफी। आगे चलते हैं, रावचंद्र सेन को जी पिला दी जहर। 11 जनवरी 1581 को बेरी साल नाम का सेनापति था। कहाँ पे? सारण के पहाड़ी सिंचियाई गांव में। इससे आगे बढ़ते हैं रावचंद्र सेन के बारे में। रावचंद्र सेन की उपाधि की बात करते हैं। मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अकबर का सामना किया था। इधर मारवाड़ के अंदर रावचंद्र सेन है जिसने महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर का सामना किया। इसीलिए इस रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। एक उपाधि तो ये मिलती है। इसके बाद में देखिए एक उपाधि और मिलती है, क्या? प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी, अग्रगामी होता है आगे आगे चलने वाला। अब देखते हैं आगे आगे चलने वाला कैसे। महाराणा प्रताप का जब राज तिलक होता है तो इस रावचंद्र सेन को बुलाया जाता है। इससे पूछा जाता है अकबर का प्लान क्या है, अकबर का प्लान क्या है। इसने बताया था अकबर की ये रणनीति है, अकबर ऐसा करता है, ये युद्ध करने की नीति है। महाराणा प्रताप का जब राज तिलक होता है तब रावचंद्र सेन जो है अकबर के सामने वाद विवाद के लिए उतर गया था मैदान में। तो महाराणा प्रताप से पहले रावचंद्र सेन जो है अकबर का सामना करता है, इसीलिए इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, प्रताप के आगे आगे चलने वाला। और प्रताप जो है वो इन्हीं रावचंद्र सेन के पांव के निशान पे चल रहा था। और देखते हैं और क्या उपाधि मिलती है। रावचंद्र सेन को
मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। वो कैसे कहते हैं अभी बात करेंगे। भूला बिसरा राजा कहते हैं मारवाड़। किसको? जी राव चंद्रसेन को। कैसे कहते हैं बात करते हैं। राव चंद्रसेन के खत्म होने के बाद में मारवाड़ का जो राजा है वो राव चंद्रसेन का भाई बनता है उदय सिंह, न कि राव चंद्रसेन के पुत्र में से कोई राजा बनता है। भाई बनता है वो क्या है? जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी है। तो राव चंद्रसेन के सवे की जो फैमिली है उससे रिलेटेड तो कोई बंदा बना ही नहीं। उदय सिंह बना है जिसकी राव चंद्रसेन के साथ बनती नहीं। उदय सिंह ने जितने भी अभिलेख लिखवाए, प्रशस्तियां लिखवाई, शिलालेख लिखवाए, उसमें राव चंद्रसेन का कोई नाम नहीं लिया। वो अपनी ही बात करता था। तो राव चंद्रसेन के बाद में जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने राव चंद्रसेन को याद ही नहीं किया कि राव चंद्रसेन जो है वो हमारे राजा रहे हैं जिन्होंने अकबर का सामना किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं करती हैं। क्या हुआ? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा की उसे भुला दिया गया है, कोई याद करने वाला नहीं। अब मिलती है मारवाड़ का प्रताप, ये उपाधि मिलती है, ये दी किसने है? एक व्यक्ति है विश्वेश्वर नाथ रेऊ जिन्होंने मारवाड़ का प्रताप कहा है राव चंद्रसेन को। विश्वेश्वर नाथ रेऊ इन्होंने उपाधि दी थी राव चंद्रसेन। अब थोड़ी सी और जानकारी देखिए। बीकानेर का राजा है कल्याणमल। इस कल्याणमल के दो पुत्र हैं, एक तो राय सिंह है, एक पृथ्वीराज है। कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है। अकबर ने इन दोनों पुत्रों को अपने साथ ले लिया था और अपने साथ अपने दरबार में ले जाता है अकबर, राय सिंह व पृथ्वीराज को। इस राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक रखता है कुछ समय। बात करते हैं 1572, 73, 74 की। ये जो 3 साल है, इन 3 सालों के अंदर जो जोधपुर पर प्रशासक रखा था अकबर ने, किसको? राय सिंह को। राय सिंह को। ये भी ध्यान में रखना, 72, 73, 74 में जोधपुर पर प्रशासक रखा गया था बीकानेर के राजकुमार राय सिंह को अकबर के द्वारा। कोई आपसे पूछ ले कि बीकानेर का वह कौन सा राजा है जिसने राजकुमार अवस्था के अंदर जोधपुर पर प्रशासन किया था, कौन है? राय सिंह है। 72 से 74 तक जो क्या करता है? जोधपुर पे राज करता। इससे आगे की बात करें, 1581 के अंदर राव चंद्रसेन मारा जाता है। इस 81 से 83 तक, 81 में मारा जाता है, जनवरी 81 के अंदर मारा जाता है। तो 81 का जो साल है, वर्ष है, वो पूरा का पूरा बाकी है। 81 से 83 तक जोधपुर को अकबर ने खालसा कर दिया था। क्या कर दिया था?
खालसा कर दिया था। खालसा होता है, अब जोधपुर जो राज्य है, जोधपुर क्षेत्र है, यहाँ पे सीधा केंद्र का अधिकार होगा। ये जो क्षेत्र है अब सीधा केंद्र के अधीन है। तो जोधपुर को खालसा कर दिया था 1581, 82, 83 के अंदर, और 83 के अंदर 1583 में अकबर ने रावचंद्र सेन के भाई उदय सिंह को जोधपुर का राजा नियुक्त किया था। ये भी ध्यान में रखना। अब हमारे पास शब्द आया है 1583 के अंदर जोधपुर का राजा बना देता है अकबर किसे, उदय सिंह को। तो कल की क्लास में हम इसी उदय सिंह से प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।